अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के नाकाफी इंतजाम के मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कराची की अहम जमात NPM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के फैसले और वैक्सीनेशन के दौरान बद इंतजामी पर तनकीद शुरू कर दी है और सूबाई हुकूमत पर तैयारी के बगैर और सिर्फ मखसूस इलाकों में लॉकडाउन लगाने का इल्जाम लगाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NPM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आप वैक्सीनेशन को यकीनी नहीं बना सकते तो हम लॉकडाउन को भी यकीनी नहीं बनाने देंगे। कराची में लिसानी बुनियादों पर लॉकडाउन लगाया गया है। सूबाई हुकूमत के बजाय वफाकी हुकूमत के फैसले के साथ हम अपना फैसला करेंगे। कराची में दुकानें कब खुलनी है, कब बंद होनी है, कितने दिन खुलनी है, कितने दिन बंद होनी है, कब वक्फा होना है, कब नहीं होना, इसका फैसला अहलियाने कराची को करना है, दादू के नुमाइंदों को नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यकीनी बनाया जाना चाहिए था वैक्सीन की मौजूदगी को। आप वैक्सीन की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएंगे तो हम आपको लॉकडाउन को यकीनी कैसे बनाने देंगे। ताजिर बरादरी जो पूरे कराची से ताल्लुक रखती है, जिसके पास पूरे कराची का डाटा है, वो कह रहे हैं आधे कराची में लॉकडाउन लगाया गया और आधे में नहीं। आपने लिसानी बुनियादों पर इस शहर को तकसीम किया है इस अंदाज से। मैं असद उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने खास तौर पर ब्रैकेट क्यों किया है कराची हैदराबाद को कि उसका फैसला ये करेंगे, बाकी फैसले आप करेंगे। आपको याद नहीं, आप यहाँ के भी नुमाइंदे, आज ही फैसला दें आप कराची के बारे में, और हमने ये फैसला दिया कि आपके फैसले के साथ हम फैसला करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तला नासिर हुसैन शाह ने MKM के इल्ज़ामात पर रद्दअमल देते हुए कहा कि MKM को जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो कोरोना पर सियासत कर रही है। हमारे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कन्वीनर MKM पाकिस्तान मौजूद हैं। वज़ीर इत्तला सैयद नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुल्क साहब 20% से ऊपर का पॉजिटिविटी रेट है और कराची में ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा है पूरे सिंध में अगर देखा जाए इस वक्त मस्बत रेशो। तो ये क्यों आप कह रहे हैं कि और लिसानी बुनियादों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरे कराची में है? दो बातें हैं शाहजेब, एक तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है और जो 30% का कराची में रेशो आया, ये बहुत सीरियस है। हमने कहा है ना आज, बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए सीरियसनेस होनी चाहिए, ऐलानात के साथ इम्प्लीमेंटेशन में भी सीरियसनेस होनी चाहिए। देखिए NCOC ने कहा था जून में कि जुलाई में पहली लहर आनी है। तो आप बताएंगे कि बकरीद और उससे पहले और उसके बाद में SOPs पे कितने अमल हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्या एहतियात की गई है उसमें? आपको ये अंदाज़ा था तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये इंतज़ामात करने थे ना, और फिर इतनी तेज़ी से आना था। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि रोड पे निकलेंगे, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप उनको सज़ा देंगे। आप लोग 12-12 घंटे लाइन में लगे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन आप जहाँ 1000 लोग हैं वहाँ 100, 110, 120 वैक्सीन अवेलेबल रही हैं शुरू में, तो आप लोगों को टाइम तो देंगे। और फिर कह रहे हैं पुलिस वालों को मौका ना दें कि आपसे रिश्वत लें। आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस वाले रिश्वत कैसे लेंगे इस शहर में? और मसला तो ये होना ही है, अगर इस शहर में पुलिस वालों से लेकर तमाम अफसरान का ताल्लुक इस शहर से नहीं होगा तो इस शहर को जो लोग समझते नहीं है उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे? और आपने नहीं देखा कि मीडिया ने नहीं दिखाया पिछले दिनों भी, पिछले साल भी, कि कराची के एक पुल के एक तरफ की सारी दुकानें खुली हुई थी, दूसरी तरफ बनती। कोई वजूहात तो कोई वजाहत तो मैं आपकी का मसला भी हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मुख्तलिफ इसमें इन्फोर्समेंट का मसला भी हो सकता है कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लिसानियतें रहती हैं, मगर इसमें ये नहीं है कि लिसानी तफरीक की वजह से ये बड़ा संगीन इल्जाम हो जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा है कि ये उस जानिब ले जा रहे हैं। अच्छा, मुस्तकिल अगर एक ही लिसानी इकाई अगर हो रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, और मुस्तकिल हो रही हो तो फिर नतीजे लोग इसी तरह अख्ज़ करेंगे ना। चले, मैं नहीं कहता कि आपने इस तरह कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई इंतज़ामी मामला भी है तो आप ही की नहाली है ना, आप ही को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा ना। वसाइल भी आपके पास हैं, इख्तियारात भी आपने ले लिए हैं। 18वीं तरमीम जो डेवोल्यूशन के लिए थी, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है, तो आप ही सबकी आपके पास जिम्मेदारी है, तो आप पे इल्ज़ाम लगेगा ना, आपसे ये लोग सवाल करेंगे। शाह साहब आपकी वो कह रहे हैं तो पहले इन्फोर्समेंट आप करा लेते, ज़ाहिर इन्फोर्समेंट नहीं नज़र आ रही थी, SOPs पर पासदारी नहीं नज़र आ रही थी। अब सिंध हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हमने जो सिम वाली बात की तो उसके बाद दौड़े दौड़े आ रहे हैं कराची के अवाम और वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि अपनी सिम कोई नहीं बंद कराना चाहता, अपना डेटा नहीं कोई ज़ाया करना चाहता। मगर फिर वो MKM कह रही है कि वैक्सीनेशन का उतना इंतज़ाम भी करते हैं, अब लोग आ गए हैं ना, तो सेंटर्स पर इंतज़ाम है ना वैक्सीन अवेलेबल है, वो कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मेरे सीनियर हैं, मैं बड़ा एहतराम है मुझे इनका,
और देखें, हमने ये जो भी एफ़र्ट्स किए या जो भी इक़दामात किए, ये लोगों की बेहतरी के लिए बड़े ही अनपॉपुलर फ़ैसले हैं जिनकी वजह से हमें तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। चीफ मिनिस्टर साहब ने तो सबको बुलाया था, जितने भी पार्लिमानी लीडर हैं, जिसमें MQM के नवीद कमर भाई को भी बुलाया गया था, PTI से भी आए थे, GDA से आए, दीगर जगहों से आए, लेकिन MQM ने उसमें शिरकत नहीं की। हम तो चाहते हैं कि इन SOPs पर अमल कराने में, इन इक़दामात में हमारा हाथ बटाएं। हमने इसी वजह से चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको दावत दी कि आएँ टास्क फोर्स की मीटिंग में। जो आदाद शुमार हैं, जो इस वक्त कंडीशन है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे शहरी इलाकों की, जिस तरह रेशो बढ़ रहा है, तो वो किसका नुकसान है? अगर कराची की बात की जाती है तो कराची में रहने वालों की ज़िंदगियां बचाना हमारा क्या फ़र्ज़ नहीं है? जब हॉस्पिटल्स में 1 जुलाई तक 300-400 के करीब पेशेंट हों और 30th को 28 तक वो 3000 तक पहुंच जाएं, तो हम क्या करें? जो माहिरीन थे डॉक्टर्स, जो सिंध हुकूमत से वाबस्ता नहीं, वैसे ही आगा खान के, इंडस के, WHO के, दीगर, उन्होंने ये सारी तफसीलात सबको ब्रीफ की कि नागुज़ीर है कि आप ये पाबंदियां लगाएं। और फिर CM साहब ने पार्शियल लॉकडाउन, मगर पाबंदियों से पहले वो पाबंदी की जो नौबत आती है उस पर एतराज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो आप पहले SOPs पर अमल दरामद नहीं कराते। असद उमर साहब ने भी कहा कि सबसे कम इन्फोर्समेंट सिंध और बलूचिस्तान में होती है, और फिर फौरन लॉकडाउन लगाने की तरफ चली जाती है, जिसकी वफाक भी नहीं तौसीक कर रहा होता है। मैं अगर मुकम्मल कर दूं शाहजेब खान साहब, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके मीडिया पे, प्रिंट हो, नेशनल हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ पे ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इससे पहले जिस तरह बकर ईद का जिक्र किया मोहतरम खालिद साहब ने, या दीगर जो दिन गुजरे हैं, वहाँ पे हमने ये पाबंदियाँ लगाईं। SOPs पर अमल कराने के लिए सील कराए, फ़ाइन किए। उस वक्त किनके बयानात आए थे? खालिद भाई की तरफ से इनके दोस्तों ने कहा कि कराची का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। ये किसका बयान था? ये आज अभी नहीं आया, इसके बाद, ये अभी जो बात है इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमें उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा था। अगर आप इस तरह का मैसेज देंगे तो जो कारोबारी हजरात हैं, जो लोग हैं, वो कैसे इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे? ये जो मामला है, ये पीपल्स पार्टी की बार बार शिकायत है कि जी सियासत फौरन करना शुरू कर देती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, उनकी यहाँ की क़यादत, और आप लोग भी। ये पहली दफ़ा मुआशी कत्लेआम, जब ये पहली दफ़ा हुआ था ना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनके फैसलों की हिमायत की, वफाक नहीं कर रही थी उस वक्त, लेकिन आपने एक फैसला किया, लॉकडाउन के खिलाफ बात तो नहीं कर रहे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। अगर सेलेक्टिव एक्टिविटी हो रही है, सेलेक्टिव लॉकडाउन हो रहा है, तो इसका मतलब सीरियस नहीं है ना। ये तो सीरियस नहीं है, या वो सीरियसनेस नहीं है जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसकी वजाहत आज तक नहीं की गई है। दूसरी बात ये है कि वजीर आजम कह रहे हैं कि ताजिरों के रिस्पांस पे कह रहे हैं आप, क्योंकि पार्टी आपकी पूरी कराची में मौजूद है, आपका जाती ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताजिरों से आपको ये फीडबैक आ रहा है, क्योंकि हमने अपने रिपोर्टर्स भेजे, कराची में अक्सर जगह पर ये इन्फोर्समेंट हो रही है लॉकडाउन की, तो ये आपका अपना अक्सर जगह में मुकम्मल जगहों पर होनी चाहिए ना। देखिए, पिछली दफ़ा ताजिरों ने नहीं, बाकी लोगों ने भी, तमाम सियासी जमातों ने बताया कि किस तरह कुछ जगह मुकम्मल तौर पर हर रोज़ाना खुली है ना। आप सही कह रहे थे कि बाज़ जगहों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होगी, किसी एक दिन नहीं हो रही होगी ना, या तसलसल के साथ एक जगह पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो और दूसरी जगह हो रही हो, और हुकूमत को, जिनके पास सारे इख्तियारात हैं, सारे वसाइल हैं, उनको ना पता लगे उनकी पुलिस क्या कर रही है। पूरी मार्केटों को खोलने के लिए मैं अब मज़ीद इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की बात नहीं करूँगा, ज़रा सी तहकीकात कर लें कि कराची के लोगों को कितना भुगतना पड़ा। एक तो कारोबार बंद, और उसके ऊपर से रिश्वतें दी गई हों। तो मगर इस वक्त ये अहम मसला में दूसरी बात है, मैं दोबारा वज़ाहत करूं, अगर वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड हैं, अच्छा मैं वज़ाहत कर दूं, अगर खुदा ना खास्ता अमवात होंगी, वो भी कराची के अवाम की होंगी। मैं वज़ाहत कर दूं कि इसकी सीरियसनेस से हमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इस पर सीरियस इक़दामात होने चाहिए, वो सख्त इक़दामात भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सीरियसनेस नज़र आनी चाहिए ना। पूरे कराची में
इवन हैंडेडली होनी चाहिए। शाह साहब अब लॉकडाउन की नहीं मुखालफत कर रहे हैं, लॉकडाउन की कभी कह रहे हैं कि जी आप अक्रॉस द बोर्ड करें, वो आप नहीं कर रहे हैं, और ये नहीं करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस होती नहीं है, और पूरा का पूरा कराची पर अगर लॉकडाउन होगा तो फायदा भी सबको होगा, वरना कुछ कराची खुला होता है, नुकसान एक हिस्से का हो रहा होता है। वो कह रहे पूरे पे आप इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और मौका दीजिए। देखिए, नेचुरल से सिंपल सी बात है, आप बहुत ही अहम ज़रूरत की चीज़ों के लिए 4 घंटे के लिए खोलेंगे ना दुकान, तो रश बढ़ेगा। रश बढ़ेगा तो कोरोना के फैलने के इम्कान ज़्यादा हैं। दुनिया भर में 24 घंटे खोलकर और कोई ऐसी टाइमिंग रख दी गई थी, इलाका वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जितने कम तादाद में लोग जाएंगे, जितनी देर खोलेंगे उतनी देर कम तादाद में लोग जाएंगे। बात कर लेता हूँ कि जब ये लॉकडाउन खत्म करते हैं आप, तो क्या पॉलिसी होगी? जी शाह साहब। जी, एक तो मैं आपके तवस्सुत से ही खालिद मकबूल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, ऑन बोर्ड आए ना, कहीं जहाँ इस तरह की शिकायतें मिलके बनाते हैं ना, पीटीआई भी उसमें आ जाए, सब मिलकर काम करते हैं। हमें अकेले वो नहीं लेना चाहते इसकी बात कि हम तो इसलिए मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाई थी कि सब ऑन बोर्ड होकर मिलकर काम करें, उस पर आ जाए। जहाँ इस तरह की शिकायत है भाई हमें हुक्म करें, हम वहाँ पे अजाला करेंगे उस चीज़ का, अगर कहीं पे इस तरह की बात होती है। वो कह रहे हैं आप ऑन बोर्ड आइए। ठीक है, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और वो शिकायतें भी जो कि ताजरों की है वो लेके आएंगे कि वो किस अंदाज में डील किया जा रहा है। आप नहीं देख रहे मुल्क बनाया जा रहा है, इस तरह लोगों के साथ जो बेइज्जती की जा रही है, जिस तरह उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ये इसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बड़ी अहम बात है, ताकि ज़ाहिर कोरोना का मामला ऐसा है, वो भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, मगर उसको अक्रॉस द बोर्ड आप इन्फोर्स करें अगर आपने करना है, ना कि कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में हो, कुछ खुला ना हो, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस भी नजर आए और फिर कराची खुलता भी नजर आए। मगर खालिद उससे सब नाव कराची की एक शिकायत है, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो तनकीद होती है, ना इन्होंने कोई काम किया उस तरीके से, ना बसें हैं, ना दूसरे मामलात हैं, कचरे के मामलात हैं। तहरीक इंसाफ वादा करती रहती है, आप कहते हैं जी इस दफ़ा हो जाएगा, इस दफ़ा हो जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ कुछ वादों पर अमल दरामद कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी करे और कराची को कुछ होना ही नहीं है काम? हाँ, 2 बातें। एक तो ये कि वफाकी हुकूमत सिर्फ ये कह के कि 18वीं तरमीम के बाद उनके पास इख्तियारात नहीं रह गए, बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती है। हम पीटीआई को याद दिलाते रहते हैं कि वो कैसे भी हो, बहरहाल 14 सीटें किसी भी शहर ने इतनी बड़ी उनको या तो आप 3 साल से दिला रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ, इस दफ़ा जो ऐलानात हुए हैं, कम से कम मैं इस हद तक बात करूँगा, इस दफ़ा के बजट में वो शायद मुशर्रफ साहब के बाद किसी भी बजट के लिहाज से सबसे अहम बजट है। मैंने इस दफ़ा दौरा किया है, तो जो नालों की सफाई का काम है वो कम से कम शुरू तो हो गया है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का काम थोड़ा बढ़ा है, वो फ़ंड जो एमक्यूएम ने मांगे थे वो पाइपलाइन में तो आ गए हैं। अगर नहीं हुए, मेरे ख्याल आने वाले 2-3 महीने इस हवाले से बड़े अहम हैं। शहर थोड़ा सा संभलना शुरू हुआ है, लेकिन देखिए ये बीच में हमारे जब मेयर साहब थे तो सारे लोग इल्ज़ामात लगा रहे थे, जो कुछ लाहौर में हुआ है, लाहौर के मेयर ने नहीं, वहाँ के वज़ीर आला नहीं किया, पंजाब के जो कुछ पेशावर में हो रहा है वो वहाँ के मेयर का नाम कोई नहीं जानता, वहाँ के वज़ीर आला ने किया है। यहाँ के वज़ीर आला के लिए कराची इतनी अजनबी जगह क्यों है, जो कि इनके बजट में 95% देता है? उनसे तो बात कर रहे हैं, इनसे कोई सवाल नहीं करेगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा। अभी कराची ज़ाहिर जब पंजाब में हुकूमत देखिए तो मेयर भी उनका था, तहरीक इंसाफ के, तो मेयर कर दिया। केपी में 2 बात, यहाँ पर अब एमक्यूएम का मेयर आ जाता है, पीपल्स पार्टी और आप दोनों के इख्तिलाफात आपस में रहते हैं। आप कहते हैं इख्तियारात नहीं मिल रहे हैं, वो कहते हैं आप काम नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा पीटीआई को वोट मिला है, उस पर आप भी कहते हैं काम नहीं कर रहे और काम होता नजर भी नहीं है, तो कराची करे क्या? कराची तो फंस गया बीच में। 2 बातें ना, आप दुनिया भर के हर मुहज़्ज़िम माशरे में कहाँ से वोट पड़ा इसकी अहमियत थोड़ी है, कहाँ के लोग टैक्स देते हैं। मैं अगर पानी का टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे घर में पानी आना चाहिए। कराची टैक्स नहीं दे रहा है क्या? सफाई के कचरे के पर टैक्स नहीं दे रहा है कराची रोडों के बनने के टैक्स नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा सवाल है कि कौन जीता है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टैक्स दे रहा है जो शख्स टैक्स दे रहा है, उसके दहलीज तक वो इंतजामात होने चाहिए जिस चीज़ का टैक्स दे रहा है। अगर पानी का टैक्स दे रहा है उसके घर में पानी दे, मेयर के पास पानी के इख्तियारात हैं जनाब, वज़ीर आला और बल्दियात का वज़ीर उसके पास है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। कचरा उठाने पे तो कराची की मेयर की FIR कर सकती है, क्योंकि आपने कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया है। आप कैसे मेयर साहब से तवक्को रख रहे हैं? आप टैक्स ले रहे हैं, आप टैक्स खर्च कर रहे हैं और कराची का कचरा नहीं उठा रहा, तो आपसे सवाल क्यों किया जाएगा? मेयर से क्यों नहीं किया जाएगा? मैं शाह साहब, ये अब अहम बात है, पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने ही कारकुनों को कहा कि हमें कराची की ओनरशिप लेनी पड़ेगी,
ये कहने की जरूरत उन्हें इसलिए पेश आई कि पीपल्स पार्टी नहीं लेती ओनरशिप। अगर वोट आपको उस तरह नहीं मिलता है, टैक्स तो मिलता है ना हुकूमत चलाने के लिए, वफाक को भी आपको भी, तो कराची का जो हाल हो गया है, वफाकी हुकूमत के जो वादे थे वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, बजट में लोकेशन भी है, आपके ऊपर आता है कि बहुत बुरा हाल है कराची का, सिंध हुकूमत का, खुद बिलावल को कहना पड़ रहा है ओनरशिप लें। देखें, बिलावल साहब ने जो बात की कि मज़ीद यहाँ पे काम होना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जहाँ पे MPA MNA तो हमारे नहीं हैं, UC के चेयरमैन और काउंसलर भी नहीं हैं, वहाँ भी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए हैं। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तो हमारा कोई UC का चेयरमैन नहीं है, वहाँ अंडरपास बने, ओवरहेड ब्रिज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें दी जो हालिया दिनों में इफ्तिताह हुए हैं। इसी तरह दीगर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये एक इल्ज़ाम की हद तक है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने इंतहाई मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कि जो PSDP आया है वहाँ पे क्यों बात नहीं की गई कि दीगर सूबे जो वो भी मेरे सूबे हैं, अगर वहाँ पे काम होता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सिंध का या चले कराची की बात की जा रही है, तो जब मईशत में हिस्सा है तो पूरे मुल्क की मईशत में कराची का हिस्सा है, तो कराची के लिए कितनी स्कीमें रखी गई PSDP में। आए मैं दिखाता हूँ कि सिंध ने इन तमाम मसाइल के बावजूद कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती, इस दफ़ा जो हमारा बजट है उसमें 1000 बिलियन के करीब हमारी प्रोजेक्ट है, जिसमें 91 करोड़ अरब जो है 91 बिलियन की एलोकेशंस हैं सिर्फ इस साल की, जो ये रवां साल में जो काम हो रहे हैं। मगर शाह साहब उससे बनेगा क्या? हमारे एलोकेशन भी करते हैं, आप ऐलान भी करते हैं, मतलब बनेगा क्या उससे मिलेगा क्या? मतलब सर ये ऐलान और एलोकेशन तो आप करते रहे ना, बसों की भी, सड़कों की भी, फिर होता क्या है? कचरा साफ करने की भी, डिसैलिनेशन की भी, पानी की भी, होता क्या है? सुन ले सर, सुन ले, जितने रोड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सबके सामने है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अब जाके पूरे कराची के तमाम इजला के कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये कर नहीं रहे थे ना। MQM की DMCs थी 2-3, वो एग्रीमेंट नहीं कर रही थी। ईस्ट वालों ने किया, वहाँ कुछ बेहतर हालात थे, साउथ वालों ने किया, बाद में वेस्ट ने किया, अब जाते हुए कोरंगी और सेंट्रल ने किया है, तो अब वहाँ पे भी काम शुरू होगा। और सॉलिड वेस्ट को अब बनाया गया है कि कराची के हेड और होंगे, और जो इंतज़ामात हम कर रहे हैं, देखें जो वहाँ पे खालिद भाई बात नहीं करते, जब PTI ने इलेक्टेड लोगों को पंजाब में घर भेज दिया, इस्लामाबाद का मेयर उनका नहीं था, भेज दिया। हमने तो मेयर साहब को, हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ा कि कराची का मेयर आपका नहीं है, PTI वाले भेज रहे हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमत पंजाब की आपकी भेज दें। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि उनके पास मैंडेट है, वो अपना टेन्योर पूरा करें। अभी जो बात हो रही थी, भाई 3 नालों की बड़ी तारीफ कर रहे थे, जो KMC के ही 44 नालों में से 3 नालों पे NDA में काम कर रहा है, 41 पे हम कर रहे हैं, और DMCs के 400 से ज़्यादा नालों की सफाई हम लोग कर रहे हैं। और अगर मैं खालिद भाई से कहूँगा कि एक दफ़ा ये थोड़ा मुवाजना कर लें कि उतने ज़्यादा पैसे हम मेयर साहब को देते थे सालाना इन नालों की सफाई के लिए, जो सिर्फ KMC के होते थे, इस दफ़ा जो हमने अपने तौर पर ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया है उसका मुवाजना कर लें। अगर हम ज़्यादा अखराजात करके और कम सफाई कर दें तो हमें सज़ा दें। अगर इनके जो उस वक्त के मेयर थे हमेशा पैसे भी ज़्यादा लेते थे और सफाई भी नहीं होती थी, वो भी ये करें। ये हेड है, ये पार्टी के हेड है भाई, कन्वीनियर है, ये जवाब दें कराची के लोगों को, उनसे पूछे ना मेयर साहब से। जी 2 बातें, अगर अब आप 30 साल का कराची निकालें, कराची में जितना भी हुआ और जैसा भी हुआ है उन्हीं अदवार में हुआ है जब MQM के पास मैंडेट के साथ साथ इख्तियार भी रहा है। पहली बात, सारे प्रोजेक्ट उठा लें आप, पानी के बड़े सारे प्रोजेक्ट उठा लें। आपने नहीं पूछा कि 11 साल में इनके पास इन्होंने कितनी बसें दी हैं, क्यों नहीं दी हैं, कितने लगा दिए आपने, अरबों रुपए। अब हज़ारों के 3-3 हज़ार अरब कराची देता है, आप अगर उसमें से अगर 50 अरब लगा रहे हैं 3.5 करोड़ की आबादी में, आप एहसान जता रहे हैं। कोई हिसाब किताब लेगा या नहीं लेगा? और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए शाहज़ेब, कितनी शर्म की बात है कोई कराची को ये कहे, क्योंकि 30 साल से आपका जो वोट डालने का सिमत थी वो क्योंकि दुरुस्त नहीं थी, आप किसी कौमी जमात को क्योंकि वोट नहीं देते थे, इसलिए आपके साथ मसाइल खड़े हुए हैं। तो इस साल तो किसी ना किसी तरह से कौमी धारे को लाया गया ना कराची में, फिर भी कराची का मसला हल नहीं हो रहा है। जनाब आर्टिकल 140A से मुतसादिम एक
बल्दियाती निज़ाम दिया गया था, फिर मेयर से कैसे पूछ रहे हैं आप? आपने सारे इख्तियारात तो अपने पास ले लिए थे। आपके पास जो इख्तियारात आपके पास हैं वो आपके पास नहीं होने चाहिए, किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होते, किसी भी जमहूरी माशरे में नहीं होते। देखिए हर माशरे में किसी ना किसी अंदाज में करप्शन होती है। करप्शन को कहते हैं इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन इन्होंने कर दिया है डेवलपमेंट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ करप्शन इन सिंध। और मगर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसके आप अलाइज हैं, क्योंकि ज़ाहिर सिंध हुकूमत ये कहती है कि आप इत्तेहादी भी रहते हैं, एहतजाज भी करते हैं, मगर फिर भी इत्तेहादी रहते हैं जी। उन्होंने क्या डिलीवर कर दिया जो प्रॉमिस आपसे किए थे 3 साल में? मैंने आपसे कहा कि इस साल मैंने आपसे कहा ना कि जितना कराची का हक था उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं किया गया है। हमने जो आखिरी में कहा था कि मिनिमम कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए ये इक़दाम होने चाहिए, वो इस दफ़ा के बजट में ऐलान हुए हैं। हम 2-3 महीने और इंतज़ार करेंगे कि वो उस पर इम्प्लीमेंट किस हद तक होता है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का काम क्यों रुका हुआ है? इसलिए कि उसकी ज़मीन में सूबाई हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट उसने डाली हुई है। वो ज़मीन का मसला आ रहा था, ना ख़रीदने दी जा रही थी, ना उसको तब्दील, वो जो एविएशन की ज़मीन है ना उसको तब्दील करके वफाकी वजारत तालीम को दी जा रही है। तो ये सारी रुकावट है ना, किसी भी एक दिन प्रोग्राम कर ले। अगर पीपल्स पार्टी ने राइज करना है आगे नेशनल लेवल पर दोबारा, अगर सिर्फ सिंध की हुकूमत नहीं बनानी है, तो फिर आपको कराची को बेहतर नहीं करना पड़ेगा। कराची का जब हालांकि बुज़दार साहब की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस नहीं है, मगर फिर भी कराची लाहौर से बहुत ही पीछे है। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में तो बहुत ही पीछे था। तो ये जो मामला है कि कराची अगर पीछे रहेगा दूसरे शहरों से, तो आप कैसे अपने आप को एक बेहतर मुतबादिल के तौर पर पेश करेंगे कि जी हमें मरकज़ में हुकूमत चाहिए? जी बिल्कुल, कराची में बहुत बेहतरी लाए हैं और मज़ीद लाएंगे। मैंने तो भाई को मुनसिफ बना के कंप्लेन दर्ज कराई थी मेयर साहब के खिलाफ, भाई तो मुसन्निफ हो गए। मैंने तो मुनसिफ किया था, मैं तो अपील लेके गया हूँ कि वो बुलाए, मुझे भी बुलाए, लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं दोबारा इस बात पे आता हूँ कि खालिद भाई कम अज़ कम वफाक से जो इश्यूज़ हैं, जो हिस्सा है, उस पर ज़रूर बात करें, हम पर तनकीद करें, हमारी सर आंखों पे जो मर्जी हमें कहें, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, वहाँ वफाक को ज़रूर कहें। फिर सेंसस से क्यों पीछे हट गए? जो असल मामला है सेंसस का, जिस पे सबका हमारा ऑब्जेक्शन है, आज सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पे लड़ रही है। मैं सेंसस से पूछ लेता हूं, मैं ये सबने कंप्रोमाइज कर लिया है। मैं सेंसस वाली बात पूछ लेता हूं, मगर बसों का बता दें आप। मुतबाना तौर पर मैं भाई के आगे बात आपने इतनी दफा कहा कराची के आवाम को बता दें कि ये बसें कब आएंगी कराची की सड़कों पर और कितनी आएंगी। इस दफा फाइनल वादा करना है आपने। एक तो आपके इतने सारे क्लिप्स जमा हो गए कि वो चल नहीं पाते एक शॉट में। जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। एक बात है कि जो अभी हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है, इंशाल्लाह दिसंबर तक बसेस आ जाएंगी। मैं सिर्फ एक बात करूँ, आपको याद है खानज़ादा साहब कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आते थे तो वो कहते थे कि ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, सिंध हुकूमत जो है नाअहल है, बसें नहीं ला रही। यही बात मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जब फर्स्ट टाइम 2018 में यहाँ पे आए तो पहली ब्रीफिंग में कहा, और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक कंप्लीट नहीं है। तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है? बसेस भी बाद में उन्होंने कहा हम लाएंगे, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है, आनी चाहिए बसेस और दीगर चीज़ें। अगर कहीं पे कोताही है हम मानते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा रेड लाइन का ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाए जो एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ है। और कराची बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें वफाक। शाह साहब मुझे रेड लाइन की डेडलाइन दीजिए आप। जी, रेड लाइन 2 या 3 माह में ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, जिसकी सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के साथ। ये जो यूनिवर्सिटी रोड है मलीर से शुरू होगी, यूनिवर्सिटी रोड और पूरा इस पे जो जाएगी। आप वैसे ही अल्फाज के चुनाव के लिए जाने जाते हैं, वो कह रहे हैं आपको मुनसिफ बनाया। मुनसिफ आप जिस जगह बैठे हैं, जनाब अली MQM के मेयर ने ना 28 साल फारूक सत्तार ने जनवरी 1988 में हलफ उठाया था, और हमने अगस्त सितंबर तक पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट वर्ल्ड बैंक से मंजूर करवा लिया था। सवाल कीजिए ना क्यों नहीं लगा? इसलिए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। वो सॉवरेन गारंटी जो दी जानी थी नहीं दी गई। पंजाब में तो बहुत बाद में नाम सुना है ये मेट्रो बस का। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 6 रूट्स पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्जा मंजूर कर लिया था, फिजिबिलिटी मंजूर हो गई थी, फिर जरदारी साहब आ गए,
आप पूछिए ना कि 27 अच्छा फिर हुकूमत के साथ ग्रीन लाइन नहीं चला पाते हैं, मरदमशुमारी पर भी आप मान जाते हैं, मगर ये एतराज करते हैं। पहली बात उन्होंने ग्रीन बस की, पंजाब में जो मेट्रो बस है उसमें वजीर आजम ने फंड दिया है या सारा का सारा वजीर आला ने किया है? जो वहाँ ट्रेन चल रही है वजीर आला ने की है, वजीर आजम ने, वफाक ने उसे सपोर्ट की है? जो कुछ पेशावर में हो रहा है वजीर आजम ने की है या वहाँ के वजीर आला ने की है? यहाँ के वजीर आला को तो कहना चाहिए था भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो कराची इतना करके दे रहा है कि इसको तो हम सोने की यहाँ पे ट्रेन चला सकते हैं, तो आप क्यों कहना वजीर आजम ने नहीं दिया? ये तो हमने आपसे मायूस होकर पिछले दौर में शायद खाकान अब्बासी के दौर में ये ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करवाया था और आगाज़ करवाया था। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। ये 18वीं तरमीम में इजाज़त नहीं है वफाक को करने की, लेकिन हमने कहा था गुंजाइश निकालें, कोई तरीका निकालें, जिसकी वजह से मुश्किल हो रहा था ये फ़ंड दिया कैसा जाए। हम रुकावट डाले थे कि अगर आपने सिंध गवर्नमेंट को दे दिया इसका फ़ंड तो वो तो फिर फंस जाएगा, फिर वो ज़ाया हो जाएगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों हुकूमतें, आपकी वफाकी हुकूमत आपके साथ और सिंध हुकूमत कराची के लिए हमें काम करती नज़र आए, जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होते नजर आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, निज़ामपुर पर बात करेंगे। इल्ज़ाम लगाओ, सियासी बयानबाजी करो और सबूत देने का वक्त आए तो मजहब के पीछे छुप जाओ। पाकिस्तान में सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अब कोई नई बात नहीं है। सियासी फ़ायदे की खातिर किसी के मजहब, अकीदे या मजहबी नज़रियात को निशाना बनाना भी आम बात है, यानी बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाकर सियासत की आड़ में नफरत को फ़रोग़ देना भी रिवायत बन चुकी है। झूठा इल्ज़ाम लगाकर लोगों के मजहबी जज्बात भड़काना और सियासी मुखालिफिन की जान खतरे में डाल देना कोई जुर्म ही नहीं समझा जाता। और इस तर्ज़ अमल की एक बड़ी वजह यह है कि हमारा निज़ाम झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों को सज़ा नहीं देता। जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगता है वो झूठ बोलने वाले को सज़ा दिलवाने के बजाय अपनी जान बचाने की फ़िक्र में पड़ जाता है, यानी जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसकी जान और इज्जत दोनों दांव पर लग जाती है और उसी पर अपनी मासूमियत का सबूत देने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। वो अपने अकायद की कस्में खाकर गवाही देना शुरू कर देता है और जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है वो इस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाता है। मगर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने इस रिवायत को तब्दील किया है। शहजाद अकबर के मजहबी अकायद पर उन्हीं की पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान ने इल्ज़ाम लगाया। शहजाद अकबर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की, मगर नज़ीर चौहान बज़िद रहे, अपना इल्ज़ाम दोहराते रहे, बगैर सबूत के दोहराते रहे। बिलाखिर शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया। रवां साल 20 मई को लाहौर के थाना रेस कोर्स में दायर की गई दरख्वास्त में शहजाद अकबर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नज़ीर चौहान ने एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम के दौरान उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए हैं। ये वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप बहुत फाल था। FIA जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे बढ़ा रही थी। जहांगीर तरीन FIA पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। उनका साथियों का कहना था कि FIA की सारी कार्रवाई के पीछे शहजाद अकबर हैं। इसी माहौल में तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर के मजहबी अकीदे पर इल्ज़ाम लगा दिया, जिसकी शहजाद अकबर ने फ़ौरन तरदीद भी कर दी, वजाहत भी दे दी। मगर शहजाद अकबर की जानिब से मुकदमा किए जाने के बाद भी नज़ीर चौहान अपने इल्ज़ाम पर बज़िद रहे, पुलिस को चैलेंज करते रहे कि वो उन्हें गिरफ्तार करे और फिर 27 जुलाई को नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया गया। इसी रोज़ अदालत ने MP नज़ीर चौहान की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की, लेकिन रिहाई से पहले ही FIA के साइबर क्राइम यूनिट ने नज़ीर चौहान को एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। ये FIR भी 8 जुलाई को शहजाद अकबर ने दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक नज़ीर चौहान ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत अंगेजी की और मजहबी अकायद को निशाना बनाया। इस मुकदमे में नज़ीर चौहान ने ज़मानत की दरख्वास्त दी, जो मुस्तरद कर दी गई। नज़ीर चौहान अपने इल्ज़ामात के दिफा में कोई सबूत पेश ना कर सके। बिलाखिर उन्हें मिर्ज़ा शहजाद अकबर से माफ़ी मांगना पड़ी और अपने माफ़ीनामे में नज़ीर चौहान ने लिखा कि मैं शहजाद अकबर के अकायद मुतनाज़े बनाने की गलती पर उनसे माफ़ी मांगता हूँ। शहजाद अकबर एक सुन्नी मुसलमान हैं और ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। मैंने इस हवाले से बयान जारी किया है जो मेरे साबिक़ा बयान और तर्ज़ अमल में निदामत को ज़ाहिर करता है। मैं आइंदा शहजाद अकबर के जज्बात और शोहरत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई बयान नहीं दूंगा। जवाब में शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान की माफ़ी कबूल करते हुए अदालत में बयान हल्फी दिया कि नज़ीर चौहान और दीगर के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए शिकायत कुनुंदा के अकीदे पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए जाने के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। शिकायत कुनुंदा सुन्नी मुसलमान है और ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखता है। मुल्ज़िम नज़ीर चौहान ने झूठे इल्ज़ाम पर माफ़ी मांग ली है, अपनी गलती तस्लीम की है और निदामत का इजहार किया है, जिस पर शिकायत कुनुंदा ने उन्हें अल्लाह की रज़ा की खातिर और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी तालीमात की रोशनी में माफ़ कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद नज़ीर चौहान को कोई रियायत दिए जाने पर भी शिकायत कुनुंदा को कोई एतराज़ नहीं है। जब अपने मफादात की खातिर मजहब का इस्तेमाल किया जाता है तो ताकतवर तरीन लोग भी बेबस हो जाते हैं। मजहब को दूसरों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मामला है
जिसमें रियासत ब्लैकमेल होती है, हुकूमतें भी और ताकतवर तरीन शख्सियात भी पाकिस्तान में ब्लैकमेल होती हैं। इसलिए ये पूरे मुआशरे का मसला है जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये केस एक मिसाल बनेगा सियासत में और आम मामलात में मजहबी नफरत अंगेज़ी का सहारा लेकर झूठी बयानबाजी को रोकने का जरिया बनेगा। ये केस अक़लियतों के भी तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद बनेगा कि कोई भी किसी पर भी अपने ज़ाती मक़ासिद के लिए मज़हब का इस्तेमाल करके उसकी जान ख़तरे में ना डाल दे, अक़लियतों को उनके मजहबी अकायद की वजह से उनकी जान ख़तरे में ना डाल दे क्योंकि उसका ज़ाती मकसद हो। ये झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के लिए सोचने का मौका है कि मज़हब की बुनियाद पर नफरत की सियासत किसी के मफाद में नहीं है, ना उनके ना मुल्क के। प्रोग्राम में शामिल करें। 122 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2.5 सालों में कर दिया गया और इस साल हर महीने एक के बाद एक गलत फैसले से मुल्क का अरबों का नुकसान बार बार वजारत पेट्रोलियम और तवानाई कर रही है। मुल्क का तिजारती खसारा इस माह भी $3 अरब से तजावुज़ कर चुका है। रुपया आज 164 रुपए पर पहुंच चुका है और ऐसे वक्त में जब मुल्क का ज़र मुबादला बचाने की ज़रूरत है, करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, तो वजारत पेट्रोलियम और तवानाई के गलत और ताख़ीर से फैसले मुल्क के तिजारती खसारे में करोड़ों डॉलर्स के इजाफे का बाइस बन रहे हैं। और इस वजारत की जो रिवायत गुज़िश्ता 3 साल से रही है उसी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। यानी कोई सहाफ़ी सवाल उठाए तो उसकी खबर को झूठा कह दो, मीडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दो, बजाय इसके कि यह देखा जाए कि गलती हुकूमती इदारों की है या सहाफ़ी की। आज फिर यही हुआ। आज सुबह डॉन अखबार में खलीक कियानी की खबर शाया हुई और ये नजर आया कि जो पिछले दिनों हुकूमत ने सितंबर के लिए तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने का रिकॉर्ड कायम किया था, 20% से ऊपर के स्लोप पर $15 से महंगी LNG खरीदी है, वो रिकॉर्ड टूट गया है। और PSO ने पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन LNG $20 यानी 27.9% के स्लोप पर खरीद ली है। ओगरा ने अगस्त के महीने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस $20 के मुकाबले में कतर से LNG $9.62 की आएगी तवील मुद्दती मुआहिदों से। यह खबर छपी और उसके बाद वजारत तवानाई ने वही किया जो इस हुकूमत में वो बार बार करती आई है। वजारत तवानाई ने ट्वीट किया कि PSO ने इस फेक न्यूज़ यानी जाली खबर की तरदीद कर दी है क्योंकि 27 जुलाई को $20 का LNG कार्गो का टेंडर स्क्रैप कर दिया गया था, उसे खरीदा नहीं गया था। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने लिखा कि फेक न्यूज़ अलर्ट और वो भी फ्रंट पेज पर। इसी तरह सहाफ़ी और अखबार को झूठा कहने की मुहिम शुरू कर दी गई, लेकिन रिपोर्टर खलीक कियानी अपनी स्टोरी पर कायम रहे और बताया कि हुकूमत को मिसलीड किया जा रहा है। उम्मीद है हमाद अजहर अपने फेक न्यूज़ के इल्ज़ाम को वापस लेकर माफ़ी मांगेंगे। हमने इस मामले पर बात करने के लिए हमाद अजहर को दावत दी तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। ये प्रोग्राम लाइव है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, मगर हम आपके सामने इस हवाले से तफसीलात रखते हैं कि कैसे हमेशा की तरह हुकूमत ने मीडिया पर चढ़ाई कर दी है बजाय इसके कि अपनी गलती देखते। पहले आपको बता दें कि हर महीने के आखिर में PSO और पाकिस्तान LNG लिमिटेड जो भी LNG की खरीदारी करते हैं उसकी तफसीलात ओगरा को भेजते हैं और ओगरा कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करता है। और आज $20 से महंगी LNG खरीदने की खबर पर PSO ने यह वजाहत दी कि PSO सख्ती से इस खबर की तरदीद करता है। PSO ने 29 और 30 अगस्त के लिए $20 का कार्गो नहीं खरीदा था, बल्कि 27 जुलाई को टेंडर स्क्रैप करके उसे दोबारा टेंडर कर दिया था। जबकि ओगरा की तरफ से यह प्रेस रिलीज आई कि माहाना रूटीन के तहत दस्तियाब डेटा के मुताबिक ओगरा ने प्रोविजनल बेसिस पर कीमतों का तयन किया था, मगर जब PSO ने बताया कि उन्होंने कार्गो को कैंसिल कर दिया था तो नोटिफिकेशन अब वैलिड नहीं है और इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाता है। यानी ओगरा ने माना कि हमारा 2 अगस्त को जारी किया गया नोटिस दुरुस्त था जो अब वापस ले लिया गया है और ये नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। और इसके बाद सहाफ़ी और अखबार पर झूठ के इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। अब हमाद अजहर साहब ने तो जवाब नहीं दिया तो हमने ओगरा और PSO से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया। हमने ओगरा से पूछा कि क्या आपकी तफसीलात शेयर करेंगे कि माजी में पहले कभी टेंडर के मनसूख होने के बाद भी इस तरह मनसूख शुदा टेंडर की बुनियाद पर प्रोविजनल डेटा दिया गया है, और क्या पहले कभी ओगरा ने इस तरह अपना नोटिफिकेशन वापस लिया है जैसे आज वापस लिया है, और क्या आप बता सकते हैं कि ओगरा को PSO ने यह कब बताया कि टेंडर मनसूख कर दिया गया है जिसके बाद आपने अपना नोटिफिकेशन मनसूख किया। तो ओगरा की तरफ से जवाब आया कि PSO ने पहले अगस्त की जो कीमतें भेजी उसकी बुनियाद पर ओगरा ने LNG की कीमतों का पुराना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर 3 अगस्त यानी आज PSO ने बताया कि उसने अपना महंगा स्पॉट कार्गो मनसूख कर दिया है। और PSO की तरफ से यह बताए जाने के बाद ओगरा ने फौरी तौर पर अगस्त की LNG कीमतों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। और जैसे ही PSO अगस्त के लिए नई कीमतें कंफर्म करेगा तो ओगरा नया नोटिफिकेशन जारी कर देगा। यानी ओगरा ने वाजे कर दिया कि उनका पुराना नोटिफिकेशन दुरुस्त था जिसमें तारीख की महंगी तरीन LNG $20 से ऊपर खरीदे जाने का बताया गया था, जिसकी बुनियाद पर खलीक कियानी की आज खबर छपी। और ओगरा ने यह भी वाजे किया कि PSO ने 27 जुलाई को जो टेंडर मनसूख किया था उसका आज
यानी 3 अगस्त को बताया है कि वो मनसूख हो गया है, यानी अखबार में खबर छपने के बाद बताया है, जिसके बाद वो पुराना नोटिफिकेशन वापस लिया गया है जिसमें तारीख की महंगी तरीन LNG $20 से ऊपर खरीदने का लिखा गया था। यानी नोटिफिकेशन ओगरा का, टेंडर की कीमत भेजी PSO ने, फिर आज खबर छपने के बाद PSO ने ओगरा को बताया कि वो टेंडर मनसूख हो गया है और ओगरा ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मगर वजारत तमन्नाई और खुद हम्माद अजहर ने खबर को फेक न्यूज़ कह दिया और मीडिया पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया। मगर ओगरा का जवाब मिलने के बाद हमने PSO से रब्ता किया कि क्या कभी पहले टेंडर मनसूख होने के बाद भी PSO ने ओगरा को इस तरह प्रोविजनल डेटा भेजा है। ओगरा तो वही अदाद-ओ-शुमार बताता है जो उसे PSO और PLL हर महीने के आखिर में भेजते हैं, ना कि खुद अपनी तरफ से कोई अदाद-ओ-शुमार देता है, ना ही दे सकता है। तो फिर PSO ने ओगरा को टेंडर की मनसूखी के बावजूद ये अदाद-ओ-शुमार क्यों भेजे, ये नंबर्स कब भेजे। यानी हम जानना चाह रहे थे कि 27 जुलाई को अगर टेंडर मनसूख हो गया था तो आज अखबार में खबर आने के बाद क्यों ओगरा को बताया गया, और $20 से महंगी LNG खरीदने के अदाद-ओ-शुमार कब PSO ने ओगरा को भेजे। पहले हमें डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 29 से 30 अगस्त के टेंडर के लिए जब 26 जुलाई को टेंडर खुला तो गनवर का 27.8% का स्लोप यानी $20 से ऊपर का रेट आया और 29 जुलाई को शाम 6:37 पर गनवर को ईमेल करके PSO ने बता दिया था कि इतना महंगा टेंडर हम नहीं खरीद सकते और टेंडर मनसूख कर दिया और नया टेंडर इशू कर दिया। मगर ये सवाल अपनी जगह बरकरार था कि ओगरा को मनसूख शुदा टेंडर का डेटा फिर किसने भेजा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन LNG $20 से ऊपर खरीदने का नोटिफिकेशन ओगरा ने जारी किया। MD PSO सैयद मोहम्मद ताहा ने खुद हमें अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने बताया कि जब 26 जुलाई को टेंडर खुला तो $20 से ऊपर की सिर्फ एक ऑफर मौसूल हुई, जिससे अगर बिजली बनती तो 20 से 22 रुपए फी यूनिट की पड़ती, जिससे मुल्क का नुकसान होता। इस वक्त आलमी मार्केट में LNG का रेट $15 था। अगर $16 की ऑफर भी आती तो काबिल कबूल होती, मगर जब $20 से ऊपर का रेट आया तो मैनेजमेंट कमेटी ने टेंडर मनसूख करने का फैसला किया और 29 जुलाई को हमने टेंडर मनसूख करने की ईमेल कर दी और उसी दिन नया टेंडर इशू कर दिया जो 5 अगस्त को खुलेगा। और क्योंकि ओगरा को महीने की एडवांस कीमत बतानी होती है तो PSO के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ओगरा को पुराने टेंडर यानी $20 की इंडिकेटिव प्राइस दे दी, जो PSO के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ओगरा को 30 जुलाई को भिजवा दी, जिस पर ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज वो नोटिफिकेशन वापस हो गया है। हमारा अगला टेंडर 5 अगस्त को खुलना है, जिसमें उम्मीद है कि पिछले टेंडर के 27% की जगह 20 से 21% तक का रेट मिलेगा। यानी PSO भी खुद मान रहा है कि टेंडर मनसूख होने के बाद और उसके बावजूद ओगरा को PSO के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वही कीमत भेज दी थी जिस पर ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नया टेंडर होने पर यह कीमत एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक हुकूमती इदारे ने दूसरी अथॉरिटी को टेंडर मनसूख होने के बावजूद उसी टेंडर की कीमत भेज दी और अथॉरिटी यानी ओगरा ने वही कीमत शाया कर दी। इस पर सहाफ़ी ने खबर दी और हुकूमत ने इदारों से पूछने के बजाय मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने के इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। अब अगर ये प्रैक्टिस है कि प्रोविजनल डेटा की बुनियाद पर ही ओगरा नोटिफिकेशन जारी करता है तो फिर उसको वापस क्यों लिया खबर आने के बाद, उसे जारी रहने देते, बाद में एडजस्ट कर देते। और दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता बरसों में बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान की LNG खरीदारी की शफाफियत की तारीफ़ करते रहे कि पाकिस्तान जो भी LNG खरीदता है वो सब वेबसाइट पर आवाम के और दुनिया के सामने रख दिया जाता है। और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो शफाफियत का नारा लगाती है उसने महंगी LNG खरीदने के बाद आवाम के सामने हक़ाइक़ रखने के बजाय छुपाना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने सितंबर के लिए जो महंगी तरीन LNG खरीदी उसका डेटा PLL की वेबसाइट पर नहीं है। हुकूमत मालूमात खुफिया रख रही है और ओगरा फिर वेटेड एवरेज कीमतें बता देता है जो वो PSO और PLL से लेता है। और अगर फिर PSO मनसूख शुदा टेंडर का डेटा दे दे तो ओगरा नोटिफिकेशन जारी कर देता है। और अगर कोई सहाफ़ी उस पर खबर दे दे तो हुकूमत अपनी कोताहियाँ देखने के बजाय, शफाफियत बरकरार रखने के बजाय, मालूमात अवाम के सामने रखने के बजाय मीडिया के खिलाफ जाली खबरें फैलाने का प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है। अगर हुकूमत के पास कुछ छुपाने को नहीं है तो माजी की तरह हर टेंडर की मंजूरी और मनसूखी का डेटा वेबसाइट पर क्यों नहीं रखा जा रहा है। PLL के ज़राए ने हमें बताया कि माजी की तरह टेंडर का डेटा वेबसाइट पर रखने से वजारत ने मना किया है। मगर सवाल यह है कि क्यों किया है, क्या मालूमात छुपाने से कोताहियाँ छुप जाएंगी। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर $15 से ऊपर की कीमत भी आएगी तो इसका मतलब है कि 20% से ऊपर का स्लोप आएगा, जबकि जिन तवील मुद्दती मुआहदों पर हुकूमत करप्शन का इल्ज़ाम लगाती रही है उनकी औसत 12.8% है। गनवर के साथ गुज़िश्ता हुकूमत का 13.3% का मुआहदा अपनी 5 साला मुद्दत पूरी कर चुका है, मगर हुकूमत ने नया मुआहदा नहीं किया। हालांकि कोरोना के दौरान सस्ती तरीन कीमतों पर वो मुआहदा हो सकता था। और देखिए गनवर के जिस तवील मुद्दती मुआहदे पर 13.3% पर हुकूमत करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही थी, इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद हुकूमत ने सस्ती तरीन कीमतों पर एक और मुआहदा नहीं किया तो मई में PSO ने 14.5% पर LNG खरीदी, जुलाई में 18.3% पर LNG खरीदी, 27 जुलाई को 27% से ऊपर का रेट मिला जो मनसूख किया। 5 अगस्त को भी 20% से ऊपर रेट आने का खदशा है।
यानी 13.3% का मुआहदा जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम था उसके एक्सपायर होने के बाद ये रेट मिल रहे हैं। सितंबर के टेंडर में पहले ही हुकूमत को 20% से ऊपर तक का रेट मिला है। मार्केट में तेज़ी थी, फिर भी जुलाई में जाकर सिर्फ अगस्त के महीने का टेंडर हुकूमत ने खोला और देर की। हालांकि इन गलतियों की वजह से गुज़िश्ता बरस 122 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुकूमत कर चुकी थी और अब भी इसी का सिलसिला जारी है। अब पाकिस्तान को अपनी तारीख के बुलंद तरीन रेट्स पर LNG खरीदनी पड़ रही है। जब से पाकिस्तान ने LNG की इंपोर्ट शुरू की है आज तक इतनी महंगी LNG नहीं खरीदी है। हुकूमत ने सितंबर के लिए 4 LNG कार्गोज $15.19 से $15.49 में खरीदे हैं, यानी 20% से भी ऊपर का स्लोप। जबकि गुज़िश्ता बरस हुकूमत स्पॉट कीमतों का जिन तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना करके तनकीद कर रही थी उन मुआहदों की औसत 12.8% है, यानी 4 कार्गोज पर तकरीबन $80 मिलियन यानी 13 अरब रुपए इजाफी अदा किए जाएंगे। अगर 5 अगस्त को 20% से ऊपर का रेट आता है तो $20 मिलियन उसमें इजाफी अदा किए जाएंगे, यानी $100 मिलियन या 16 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ 5 कार्गोज में पाकिस्तान का होगा। और इस सूरत हाल में होगा जब करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। और अहम बात यह है कि अब हुकूमत अक्टूबर नवंबर के लिए टेंडर जारी करने वाली है और खदशा है कि अगर मार्केट का रुझान ना बदला तो उससे भी महंगा रेट मिल सकता है। मगर हकीकत यह है कि फिर हुकूमत ने देर की, गलत फैसले किए जिसका खमियाजा अरबों रुपए की नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले जब हुकूमत ने सितंबर और अक्टूबर के लिए 8 कार्गो के टेंडर किए तो कतर ने 4 कार्गोज के लिए 13.79 से $13.99 तक के रेट्स दिए, मगर हुकूमत ने टेंडर मनसूख कर दिए और कहा कि मार्केट में LNG के रेट ज़्यादा हैं और मौक़िफ़ दिया कि इस वक्त मार्केट में तेज़ी है, हमने मार्केट पर नज़र रखी हुई है, जैसे ही रेट कम होंगे दोबारा से टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। और फिर जब हुकूमत ने दोबारा टेंडर किए तो तारीख के सबसे ज़्यादा रेट्स आए और हुकूमत को $13 के बजाय $15 में LNG मिली, यानी सिर्फ इस एक फैसले की वजह से $20 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ, यानी तकरीबन 3.25 अरब रुपए का नुकसान। मगर जाहिर कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। हुकूमत ने अगर एक ऑनेस्ट मिस्टेक की थी तो मिस्टेक से सीखने की ज़रूरत थी। जुलाई में गलती की, इस तरह का नुकसान हुआ और वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया था कि इस वक्त मार्केट का रुझान तेज़ी का है, मगर गलती दोहराई गई। सितंबर के सौदों में गलती दोहराई गई। हुकूमत को जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते के लिए 2 कार्गोज के 11.77 और $11.66 के रेट्स मिले थे, मगर हुकूमत ने महंगे होने की वजह से टेंडर मनसूख कर दिए और फिर बाद में उसी कंपनी से $12.78 में एक कार्गो खरीदा, जबकि दूसरा कार्गो मिला ही नहीं, यानी $3.5 मिलियन या 50 करोड़ रुपए का नुकसान अलग हुआ और दूसरे कार्गो की दोबारा बिड ना आने की वजह से फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली अलग पैदा की। अब गर्मियों में यह हाल है और वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जो गुज़िश्ता सर्दियों में की थी, मगर उस वक्त जब हम हुकूमत को उसकी गलतियां बार बार बता रहे थे और कह रहे थे कि तवील मुद्दती मुआहदे होने चाहिए, तवील मुद्दती मुआहदों का फ़ायदा होता है, तो हुकूमत कह रही थी तवील मुद्दती मुआहदों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्तों के लिए पाकिस्तान को गैस की ज़रूरत होती है, गर्मियों में ज़रूरत नहीं होती। कल सर्दियों के हमें सिर्फ 6 हफ्ते ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए हम 800 जो MMCFD का मुआहदा 3.37 में नून ने किया है, अगर हम सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए उस 800 के ऊपर मुआहदा कर लें कोई, तो फिर वो गैस कहां रखें, क्योंकि हमें तो सारा साल उस गैस की जरूरत नहीं होती, हमारी तो वो 800 में पूरी हो जाती। 6 हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान गैस ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। और गर्मियों में हालात देख ही रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।